एक बार आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज ये वीडियो थोड़ी सी लेट आई है क्योंकि मैं आज पूरे दिन अस्पताल में था, इसलिए मैं ये वीडियो अभी डाल रहा हूं आप लोगों के लिए। हिस्ट्री की दूसरी वीडियो रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बच्चों। स्टार्ट करते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बच्चों, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि 10 अप्रैल 1919 को रोल एक्ट के विरोध में हो रहे आंदोलन में भाग लेने के लिए गांधी को पलवल रोका था। सुनो ध्यान से। 1919 के अंदर रोल एक्ट आता बच्चों, एक काला कानून था। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर संदेह होता था तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। रोल एक्ट के विरोध में अलग अलग जगह पे बैठकें हुई, अमृतसर के अंदर भी हुई थी रोल एक्ट के विरोध में बैठ के। अब हरियाणा की अगर बात करते हैं तो रोल एक्ट के विरोध में हरियाणा के अंदर 6 अप्रैल 1919 को रोहतक के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है। और जब ये कॉन्फ्रेंस होती है तो कहा जाता है कि भाई कम से कम महात्मा गांधी को तो एक बार बुलाओ। जब महात्मा गांधी आएंगे तभी ये कॉन्फ्रेंस सक्सेस होएगी, इसलिए महात्मा गांधी को जब बुलाया जाता है। लेकिन 6 अप्रैल के बाद जब 10 अप्रैल को महात्मा गांधी को निमंत्रण दिया जाता है तो गांधी को पलवल में रोक लिया जाता है। गिरफ्तारी नहीं थी, केवल रोका गया। 10 अप्रैल को जब महात्मा गांधी को पलवल के अंदर रोक लिया गया तब उसके विरोध में फिर 3 जुलाई 1919 को रोल एक्ट का विरोध अम्बाड़ा में हुआ। फिर मतलब पहले तो 6 अप्रैल को रोहतक में हुई, उसके बाद 3 जुलाई 1919 को रोल एक्ट के विरोध में अम्बाड़ा में मतलब विरोध हुआ उसका। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने का विरोध हुआ, प्लस में रोल एक्ट को के खिलाफ भी विरोध हुआ। तो जब विरोध हुआ तो अब की बार महात्मा गांधी ने 30 जुलाई 1919 को जब गांधी को अब की बार हिसार से गिरफ्तार कर लिया गया। ये इसकी रियल गिरफ्तारी थी महात्मा गांधी की। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। 1919 के टाइम पे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है और 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। असहयोग आंदोलन को हरियाणा के अंदर भरपूर समर्थन मिलता है। लाला मुरलीधर नाम का व्यक्ति, जिन्होंने राय बहादुर की उपाधि मिली थी जिनको, उन्होंने भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। हरियाणा के अंदर असहयोग आंदोलन की शुरुआत अगस्त में नहीं बच्चों, अक्टूबर में स्टार्ट होता है। हरियाणा के अंदर अक्टूबर 1920 में हरियाणा में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। और अक्टूबर 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान पानीपत में प्रथम सभा की अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते। मतलब असहयोग आंदोलन के लिए प्रथम बैठक कहाँ होती है? पानीपत के अंदर, और जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की जाती है। अब अक्टूबर में ही 8 अक्टूबर 1920 को खिलाफत आंदोलन के दौरान गांधी रोहतक आए थे। मैंने बताया था 1919 के अंदर खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था, रोहतक आए थे गांधी 8 अक्टूबर 1920 को। अम्बाड़ा के मुरलीधर ने राय बहादुर की उपाधि किस दौरान लौटाई? असहयोग आंदोलन के दौरान ही लौटाई थी, क्योंकि इन्होंने है ना ये बैठक 22 अक्टूबर 1920 को है ना भिवानी में असहयोग आंदोलन की एक बड़ी सभा की अध्यक्षता की थी। लाला मुरलीधर ने 22 अक्टूबर को 1920 भिवानी के अंदर अध्यक्षता की थी असहयोग आंदोलन की लाला मुरलीधर ने। इसी दौरान उन्होंने राय बहादुर की उपाधि को वापस कर दिया था। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में किस किसान नेता ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था? तो सर छोटू राम ने विरोध किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 750 से लेकर 1223 का टाइम पीरियड में चोल वंश आ जाता है, गजनवी के आक्रमण आ जाते हैं और मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान की लड़ाइयाँ आ जाती है। 998 से 1030 तक गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था। 1001 से 1027 तक इसके आक्रमण हुए 17 बार। थानेश्वर पर पहले आक्रमण किया था लेकिन बिना लड़े चला गया था। थानेश्वर पर इनका पहला आक्रमण 1009 में था। हरियाणा में गजनवी का प्रथम आक्रमण था। यह अफगानिस्तान का तुर्की शासक था, अफगानिस्तान से था ये गजनवी। पहला तुर्की मुसलमान था यह तुर्की का पहला मुसलमान आक्रमणकारी था। 1025 में गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया भीम प्रथम चालुक्य शासक के समय। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1025 में सोमनाथ के मंदिर को जब लूटा उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम। और किस वंश का था? ये चालुक्य वंश का था। 1027 में जाटों पर आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। 1014 में इसने गजनवी ने दूसरी बार थानेश्वर पर आक्रमण किया और इस समय ये रियल आक्रमण था। और इस समय थानेश्वर का शासक जयपाल था, ये याद रखना। और यहाँ से चक्रवर्ती समराज स्वामी की मूर्ति उठाकर ले गया था, ये चोर के ले गया था। अलबरूनी इतिहासकार गजनवी के शासनकाल में अरब से भारत आया था और अलबरूनी ने भारत
के अंदर एक किताब नाम की पुस्तक लिखी थी। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। करनाल के अंदर ये तराइन नाम की जगह है और ये युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। और पहले तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हो जाती बुरी तरीके से। फिर ये प्लानिंग करता और प्लानिंग करके 1192 में फिर दोबारा अटैक करता, तराइन का दूसरा युद्ध करता 1192 में। तराइन का दूसरा युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान की हरियाणा से हेल्प किसने की? गोविंद राय ने। दूसरे तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। कहाँ के गवर्नर, तो इसमें क्वेश्चन अगर आ जाए पृथ्वीराज चौहान की हरियाणा से हेल्प किसने की थी, तो गोविंद राय ने की थी, झांसी से था ये। दूसरा क्वेश्चन आता कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने, ये राजपूत शासक तेजपाल ने अहिरावल क्षेत्र में मोहम्मद गोरी की सेना से लड़ाई की थी, रेवाड़ी। कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहिरावल क्षेत्र में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ लड़ाई की थी, तो रेवाड़ी में। उसके बाद 1139 में हरियाणा राज्य पर चौहान शासक अरुणोराज ने आक्रमण किया था और तोमरों को पराजित किया था 1139 में। चौहान शासक था ये अरुणोराज। 1139 के बाद अगर मैं बात करता हूँ 1192 में किस क्षेत्र पर जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 के समय गोरी की सेना के साथ युद्ध हुआ था, तो आसी। ये जाटवा नामक राजपूत ने इसकी पृथ्वीराज चौहान की हेल्प की थी आसी से, ठीक है। और ये राजपूत शासक था। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ये पृथ्वीराज चौहान का टाइम पीरियड है। पृथ्वीराज चौहान का टाइम पीरियड है 1177 से लेके 1192। इसकी हार का सबसे प्रमुख कारण था इसने अपने पड़ोसियों को दुश्मन बना लिया था। और पड़ोसियों को अगर इसने सारे पड़ोसियों को जब दुश्मन बना लिया, तो जब इसने मोहम्मद गोरी ने अटैक किया, पहला तो अटैक ये हार गया मोहम्मद गोरी, लेकिन दूसरे में इन्होंने सब ने मिलके गोरी का साथ दे दिया था, खासकर जयचंद ने, क्योंकि जयचंद की एक लड़की थी जिसका नाम था संयोगिता, उसके प्यार में पड़ा हुआ था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। बंडानक जाति के साथ भी इसने 1182 में युद्ध किया था जिसका नाम था तुमुल का युद्ध। महोबा ये एक राज्य था, यहाँ पे चंदेल शासकों का अधिकार था। कन्नौज के ऊपर जयचंद का अधिकार था। ये गढ़वाल वंश का राजा था जयचंद। और गुजरात के पास भीमदेव तृतीय चालुक्य शासक था, ये गुजरात में था। तो इसके आसपास के जितने भी थे इसने अपने दुश्मन बना लिए थे पृथ्वीराज चौहान ने। उसके बाद मैंने बताया था 1182 में तुमुल का युद्ध हुआ आल्हा रुद्र और चौहान के बीच में। तो जीत किसकी होती है इसमें? चौहान की होती है। चौहान वंश 1139 में चौहान राजा अरुणोराज ने तोमरों को हराया, ठीक है। 1156 में विग्रराज चतुर्थ, ये भी एक चौहान शासक था, इसने तोमरों का अंत कर दिया। तोमरों का अंत पूछे तो विग्रराज चतुर्थ ने 1156 में, और तोमरों को हराया पहली बार किसी ने 1139 में चौहान राजा अरुणोराज ने। और फिर आ गया पृथ्वीराज चौहान का टाइम पीरियड, ये 1177 से 1192 तक रहा। अजमेर का ये शासक था, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और 1166 में इसका जन्म हुआ था जो गुजरात में हुआ था। 1191 में बता चुका हूं तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ, अनंगपाल देता है। पृथ्वीराज चौहान का साथ किसने दिया था? अनंगपाल ने दिया था तराइन के प्रथम युद्ध में। और हरियाणा से हेल्प किसने की थी? गोविंद राय ने, आसी से बिलोंग करता था गोविंद राय। 1192 किस क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में 1192 के समय गोरी की सेना के साथ युद्ध हुआ, ये भी बता चुका हूँ, आसी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेवात के किस शासक ने मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती दी थी? हेमराज ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। मेवात के किस शासक ने मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती दी थी? हेमराज ने। उसके बाद आगे 1192 तराइन का दूसरा युद्ध हो गया भाई, गोरी की जीत होगी। 1193 इंपॉर्टेंट है बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक व जाटवान मलिक के बीच युद्ध हुआ था 1193 में। और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। देखो पहले तो इस जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया, और जब पृथ्वीराज चौहान हार गया तब गोरी ने इस जयचंद के साथ ही अटैक कर दिया। राजपूतों का पतन का सबसे बड़ा कारण यही था कि राजपूत आपस में लड़ते रहते थे, और दुश्मनों को इस चीज़ का पता चल गया था, अंग्रेजों को भी इन चीज़ों का पता चल गया था। तो इसमें गोरी की क्या हो गई थी बच्चों? जीत हो गई थी, जयचंद की हार हो गई थी। उसके बाद 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध होता है। तो तराइन के 3 युद्ध लड़े गए थे, 2 तो बता ही चुका हूँ, तीसरा 1215 में हुआ है। और ये युद्ध इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था, और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इल्तुतमिश और यलदौज कुबाचा के बीच में युद्ध हुआ था। इल्तुतमिश इसमें विजयी हुआ था। गोरी का सेनापति था ये यलदौज कुबाचा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
हाँ, एक वीडियो और मैं डालूंगा जो कंफ्यूजिंग वीडियो होगी, जो तारीखों के ऊपर एक दो क्वेश्चन आते हैं, वो वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में डालूंगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद। और मैं ये शॉर्ट डालता हूँ ना पॉलिटिकल साइंस के लिए वगैरह वगैरह के लिए, तो ये कंप्लीट अच्छी तरीके से देखा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी केवल मुंह जबानी में आप लोगों को चीज़ें इंपॉर्टेंट याद करा दूंगा आपके एग्जाम के लिए। धन्यवाद।